हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप इक्विलिब्रियम। यहाँ पे ग्रुप का मतलब क्या होता है? जब बहुत सारी फर्म्स आपस में मिल जाती हैं तो वो अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर ढूंढ सकती है। सेकेंड थिंग इज एक्सेस कैपेसिटी। ये आपका मैंने 5th लेक्चर में भी इसको डिस्कस किया था, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था, कि एक्सेस कैपेसिटी होती है आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो ये अलग से इसमें टॉपिक है और डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और साथ ही में इज एक्सेस कैपेसिटी वेस्टफुल। क्या आपको क्वेश्चन आता है कि एक्सेस कैपेसिटी जो हम पढ़ते हैं क्या वो वेस्टफुल होती है? तो उसके पीछे बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के, उनको भी डिस्कस किया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक वीडियो की आपको PDF फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम ग्रुप इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो ग्रुप इक्विलिब्रियम में जब हमें डिस्कस करना है तो पहले ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट मार्केट्स में हम लोग कैसे इन चीज़ों को देखते हैं। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती है, बहुत ज़्यादा। तो वो क्या करती हैं, एक ही होमोजीनियस प्रोडक्ट को बना रही होती हैं। सो अंडर परफेक्ट कंपटीशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग व्हाट होमोजीनियस प्रोडक्ट, मतलब सिमिलर प्रोडक्ट्स वो लोग बना रहे हैं। तो हम उसमें एक नाम दिया था ना, इंडस्ट्री। तो सारे के सारे जब हम इन फर्म्स को कलेक्ट कर देते हैं कोलेक्टिवली, इन फर्म्स को क्या नाम दिया जाता है? इंडस्ट्री का। ये तो बात थी आपकी किसकी? परफेक्ट कंपटीशन की। मोनोपोली में क्या करते थे? मोनोपोली में एक ही तो फर्म होती है, वही फर्म है, वही इंडस्ट्री है और वही ग्रुप है। समझ में आया? जब है ही एक सिंगल आपके पास सेलर है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? फर्म, इंडस्ट्री, ग्रुप। तो वहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठता कि उसको हम किस नाम से बुलाने वाले हैं, क्योंकि एक ही फर्म होती है। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ इंडस्ट्री और ग्रुप। सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बात करते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है? देयर आर मैनी फर्म्स प्रोड्यूसिंग क्लोज सब्सटीट्यूट्स। बहुत सारी फर्म्स हैं जो मतलब पूरे सिमिलर प्रोडक्ट्स नहीं, होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं, बल्कि क्लोज सब्सटीट्यूट, उनके जैसा दिखने वाली ही चीज़ों को बनाते हैं। इन अदर वर्ड्स देयर इज़ प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन, जो उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। तो चैम्बरलिन ने यूज़ किया है टर्म ग्रुप इंस्टेड ऑफ इंडस्ट्री। तो चैम्बरलिन ही हमने पीछे भी डिस्कस किया था इनके बारे में। तो ज़्यादातर जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कंसेप्ट है वो चैम्बरलिन के द्वारा ही आगे बढ़ाया गया था। और इन्होंने क्या डिस्कस किया है कि हम इंडस्ट्री वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में? ग्रुप वर्ड का यूज़ करेंगे फॉर द ग्रुप ऑफ सच फर्म्स जो कि प्रोड्यूस किसको करवाती है? डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को। अच्छा, इंडस्ट्री हम यूज़ कर सकते हैं इन द परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि वो लोग क्या है? होमोजीनियस प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। मोनोपोलिस्टिक में हम इंडस्ट्री की बजाय ग्रुप को लेकर चलेंगे, क्योंकि ग्रुप का मतलब ये होगा कि वहाँ पर एक ऐसा ग्रुप बना हुआ है जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, मतलब डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, क्लोज सब्सटीट्यूट वाले प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि ऐसा ग्रुप फर्म का जो टॉयलेट सॉप्स को मैन्युफैक्चर करवा रहा है, टूथपेस्ट को, सॉप्स को, कोई भी यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं कि डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट को जो फर्म्स क्या हैं मैन्युफैक्चर करवा रही हैं, उनको हम लोग ग्रुप का नाम देंगे। नेक्स्ट थिंग इज डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रुप इक्विलिब्रियम में हमने क्या किया है? 2 अजम्पशंस ली है ताकि ये सिंपल हो जाए। डिमांड एंड कॉस्ट ऑफ ऑल द फर्म्स ऑफ अ ग्रुप आर द सेम। डिमांड, यहाँ पर डिमांड का बच्चे क्या मतलब होगा? यहाँ पे डिमांड का मतलब होगा रेवेन्यू। ये मैंने प्रीवियस कल के लेक्चर में भी आपको बताया था जब हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे डिमांड होगा रेवेन्यू और जो सप्लाई होता है कॉस्ट। तो डिमांड और कॉस्ट ऑफ ऑल द फर्म्स ऑफ अ ग्रुप आर द सेम। नेक्स्ट थिंग इज नंबर ऑफ फर्म्स इन द ग्रुप इज सो लार्ज, कि नंबर इनका बहुत ज़्यादा होता है ग्रुप में फर्म्स का, दैट नो इंडिविजुअल फर्म बाय इट्स ओन डिसीजन कैन इन्फ्लुएंस प्राइस एंड आउटपुट ऑफ अदर फर्म्स। अब बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ फर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, तो एक फर्म अब मतलब क्या है, अपने खुद से डिसीजन नहीं ले सकती है। तो इंडिविजुअल फर्म खुद से कोई अपना डिसीजन नहीं ले सकती और प्राइस और आउटपुट को इन्फ्लुएंस नहीं करवा सकती। तो यहाँ पर भी वैसा ही है कि जो नंबर ऑफ फर्म्स लार्ज होने की वजह से दैट नो इंडिविजुअल फर्म बाय इट्स ओन कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस एंड आउटपुट ऑफ अदर फर्म्स।
एक सिंगल फर्म दूसरे के आउटपुट प्राइस को क्या है इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर में होती हैं फर्म्स। अब ग्रुप इक्विलिब्रियम को हम लोग ग्राफ से समझ लेते हैं कि कैसे इसका ग्राफ बनेगा। हमने क्या लेना है, एक्स एक्सिस पे आपका आउटपुट लेना है और वाई एक्सिस पे लेंगे कॉस्ट, रेवेन्यू या फिर प्राइस कह सकते हैं। प्राइस इस वजह से क्योंकि डिमांड कब बनेगी, डिमांड का मतलब मैंने पहले ही बताया है रेवेन्यू है, और साथ में आपकी एक कॉस्ट कब बनाई जाएगी। डी डी इज़ द डिमांड कव। अब पहले हम डिमांड कव कैसी होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, तो ये मैंने बना दी डिमांड कव डी डी। क्लियर है। उसके बाद जो आपकी सी सी क्या हो जाएगी, कॉस्ट कव। अब कॉस्ट कव ज़्यादातर कैसी होती है, यू शेप होती है, तो हम वैसे ही इसको बनाएंगे कि फिर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, धीरे धीरे कम होती है, जैसे स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते हो, बाद में वो आपको नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज देती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट कव हो जाएगी। ये यू शेप होती है। देन ईच प्रोड्यूसर वुड लाइक टू फिक्स प्राइस इक्वल टू ओ ए। कहते हर प्रोड्यूसर ना क्या चाहेगा कि मैं प्राइस को ओ ए फिक्स करूं। अब ओ ए हम यहाँ पर ले लेते हैं, सॉरी ए यहाँ पर आ जाएगा, ये प्राइस बताया गया है। कहते ओ ए प्राइस को फिक्स किया जाएगा ताकि उनको क्या हो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मिल सके। अच्छा ऐसा क्यों है, अब देखो ये यहाँ पर मीट करवा रहा है, यहाँ पे आर पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर मीट करवा रहा है डिमांड का, ये मेरी कॉस्ट है, कॉस्ट ये वाली है, रेवेन्यू ये वाला है, मतलब ये जो पोर्शन आया ये वाला, इनके बीच का जो डिफरेंस आया, तो यहीं पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिफरेंस है ना, क्योंकि यहाँ पर जो आपका डिफरेंस है सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं ओ ए प्राइस को फिक्स करवाती हूँ और ये मीटअप करता है डिमांड मतलब रेवेन्यू ज़्यादा है मेरी कॉस्ट से, और यही पॉइंट ऐसा है जहाँ पर मेरा रेवेन्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि अगर मैं बच्चे यहाँ पॉइंट ले लूँ तो ये इनका डिफरेंस क्या है, कम है, यहाँ ले लूँ इनका डिफरेंस कम है, यही सबसे अच्छा पॉइंट है जहाँ पर डिफरेंस क्या है, ज़्यादा होगा। तो मैंने क्या है ये पॉइंट अपना फिक्स किया ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके, क्योंकि डिफरेंस रेवेन्यू और कॉस्ट का यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम है। सच अ प्राइस विल यील्ड यू द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ पे मुझे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। अब इसका पॉइंट ले लीजिए जो हमने फिक्स किया है, तो ये मेरा पॉइंट आ गया जो बी ए, और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ जी पॉइंट, ठीक है, बी ए आर जी, बी ए आर जी, ये वाला सारा का सारा मेरे पास क्या आया है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आया है। अब मुझे दिख रहा है कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो इससे क्या होगा, नई फर्म्स एंटर करना शुरू कर देंगी। हमने पढ़ा था ना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो नई फर्म्स है वो एंटर कर सकते इजीली, तो न्यू फर्म्स ज्वाइन करेगी ग्रुप को। अब अगर नई फर्म्स ज्वाइन कर रही है ग्रुप को, तो जो शेयर मेरा या एक कुछ 2-3 फर्म्स में ही बांटा जा रहा था, अब वो शेयर सब में बांटा जाएगा, तो मेरा जो प्रॉफिट होगा अपने आप ही कम होना शुरू हो जाएगा। तो दैट मीन्स जो डिमांड कर्व है मेरी, मतलब रेवेन्यू कर्व है, वो शिफ्ट होके कहाँ पर आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, यहाँ पर आ गई। ये मेरा पॉइंट है D1 एंड D1। क्लियर। तो क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट मुझे अब क्या हुआ, सेवरल सेलर्स के बीच में डिमांड को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा। तो दिस विल मेक द डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्ट टू द D1 द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स विल गो ऑन इंक्रीजिंग अंटिल D1 कर्व बिकम टेंजेंट टू कर्व CC। मतलब तब तक ये क्या है, नंबर ऑफ फर्म इंक्रीज करती जाएगी जब तक D1 टेंजेंट नहीं हो जाता CC के। तो ये अब आप देख ही सकते हो, ये हमारी कॉस्ट कर्व बनी है, ये हमारा DD पॉइंट है, और यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है जहाँ पे टेंजेंसी शो हो रही है। मैं E पॉइंट यहाँ पे लिख देती हूँ। यहाँ पर क्या होगा, अब फर्म्स रुक जाएंगी। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर उनको दिख रहा है अब हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं हो रहा, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। मैंने आपको बताया था ये हमारी डिमांड का, इसको जो टेंजेंट करके जाया, मिनिमम पॉइंट गया है, तो ये क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट वाला होता है। वैसे ही यहाँ पर बन गया। सो दैट मीन्स कि यहाँ पर फर्म्स क्या है, रुक जाएंगी, यहाँ पर उनको क्या हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। ईच फर्म ऑफ द ग्रुप विल इन दिस सिचुएशन बी इन इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया आपका, नॉर्मल पॉइंट वाला, नॉर्मल प्रॉफिट वाला पॉइंट आ गया। तो आउटपुट भी यहाँ पर देख लेते हैं कितनी प्रोड्यूस हो रही है। पहले आउटपुट हो रही थी मान के चलो OM, अब हो रही है OM1।
तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम आउटपुट आ जाएगी, और ये हमारा इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, प्राइस आ जाएगा। ओ बी आपका इक्विलिब्रियम प्राइस आ जाएगा और ओ एम वन आपका इक्विलिब्रियम आउटपुट आ जाएगी। ये उन्होंने दिखाने के लिए आपको बताया है कि जैसे क्या होता है, कोई फर्म सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही होती है तो नई फर्म एंटर कर जाती है इंडस्ट्री में, जिनकी वजह से शेयर बांटना पड़ जाता है तो आपका प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाता है। अब तब तक नई फर्म्स आती जाएंगी जब तक उनको दिख रहा है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, वहाँ पर रुक जाएगी जब फर्म्स को लगेगा कि अब तो बस कि नॉर्मल प्रॉफिट ही हो रहा है, ना ही ज़्यादा प्रॉफिट ना ही लॉस, तो वहाँ पर फर्म्स क्या है, आना एंट्री करना बंद कर देगी। क्लियर है? तो इस वजह से लॉन्ग रन पीरियड ऑफ टाइम में हमें नॉर्मल प्रॉफिट ही देखने को मिलते हैं। तो ये आपकी कर्व थी। अब बात करते हैं एक्सेस कैपेसिटी की। ये कल की ही जो हमने डायग्राम की थी वही इसमें बनेगी। जो फर्म्स हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंडर, उनके पास क्या होती है, एक्सेस कैपेसिटी होती है, बिकॉज दीज डू नॉट प्रोड्यूस एट द मिनिमम पॉइंट। ये दोबारा से मैं आपको बता देती हूँ। अब अगर कल थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रह गई होगी तो आज क्लियर हो जाएगी। ये देख लीजिए, एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, आउटपुट, एंड वाई एक्सिस पे लेना है आपका रेवेन्यू एंड कॉस्ट लेना है, क्योंकि यहाँ पे हमें रेवेन्यू और कॉस्ट कब बनानी पड़ेंगी। ये हमारा जो आया है ये हमारा है मार्जिनल रेवेन्यू, ये आ गया एवरेज रेवेन्यू। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे बनाते थे कि पहले तो बात ये हमारी बनी मार्जिनल कॉस्ट, मतलब LMC लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, इसने टच किया पॉइंट ई पे। क्लियर है? ई पे टच किया तो मतलब अब मेरी LAC इसको टेंजेंट करके बननी चाहिए थी, लेकिन ये क्या हो गई, मिनिमम पॉइंट आने से पहले ही टेंजेंट हो गई। ठीक है, और मिनिमम पॉइंट आया यहाँ पे जहाँ पे MC उसको नीचे से कट करके जा रही है। ये क्लियर है? ये आपका बना LAC। अब यहाँ पर क्यों कट किया इसने, इसके पीछे अब एक्सेस कैपेसिटी का रीज़न, मिनिमम पॉइंट ये था, ठीक है, लेकिन उसने पहले ही कट कर दिया, मतलब R पॉइंट पे कट कर दिया। मिनिमम पॉइंट मेरा यहाँ पे था, M पॉइंट पे था, आउटपुट यहाँ पे OQ ले लो, यहाँ पे OQ1। जो इनका डिफरेंस आता है ना बच्चे, ये वाला जो पहले टच करवा दी जहाँ पर टच होनी चाहिए थी, इनके बीच में जो आपका डिफरेंस देखने को मिलता है वो आपका क्या हो जाता है, एक्सेस कैपेसिटी हो जाता है। क्लियर है? मतलब वहाँ पर उसको टच नहीं करके गई है। एक बार दोबारा से वैसे इस कर्व को बना देती हूँ मैं। ये मिनिमम ऐसे भी बन सकती है, आप उसको टच नहीं करवाना, ठीक है। टेंजेंसी यहीं पर शो हो गई, वहीं पर टच कर दिया उसने कर्व को। ये लीजिए, ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस रह जाता है इनमें कि वो तब नहीं टच करती, इसको पहले ही टच कर दिया उसने कि R पॉइंट पे टच कर दिया और ये M पॉइंट पे टच होना चाहिए था। तो ये जो इनका डिफरेंस आता है ना OQ और OQ1 का, तो ये आपका क्या हो जाता है, एक्सेस कैपेसिटी हो जाता है। बस ये होता क्यों है, इनके पीछे रीजंस देखने अब हमें। इन अदर वर्ड एक्सेस कैपेसिटी क्या है, एक अनयूज कैपेसिटी है। मतलब मैं अपनी लैंड है, अगर मान के चलो मेरे पास लैंड है, मैं उसको अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं कर पा रही हूँ कि कहीं कुछ उगा दिया कहीं कुछ उगा दिया, बीच वाली लैंड खाली पड़ी है, वो बंजर हो जाएगी पड़ी पड़ी। तो ऐसा होता है कि कई बार हम अपने चीज़ों का ऑप्टिमम यूजेज नहीं कर पाते, जिस वजह से जो आपकी एवरेज कॉस्ट है थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। उसको पढ़ने से पहले ही आप अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच जाते हो, मिनिमम लेवल पे आने से पहले ही पहुंच जाते हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हो जहां आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूटिलाइज अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हो। क्लियर? अब द फर्म इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट ई, ये हमने ई पॉइंट पे ही इक्विलिब्रियम पे फर्म आ गई जहाँ पे MC इज इक्वल टू MR है एंड AR किसकी टेंजेंट है, LAC की। इक्विलिब्रियम एक्चुअल आउटपुट ये आप लिख ही लोगे कि OQ है, ठीक है। आइडियल आउटपुट कौन सी है, OQ1 है, जहाँ सबसे लोअर पॉइंट पे आपकी एवरेज कॉस्ट जा रही है, ये आपकी क्या है, LAC है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है। डिफरेंस इनका क्या हो जाएगा, एक्सेस कैपेसिटी निकल के आएगा, ठीक है, OQ1 माइनस OQ1 में से OQ निकाल दो, ये जो डिफरेंस आया है ये आपका क्या आया है, एक्सेस कैपेसिटी का डिफरेंस आया है। नेक्स्ट रीज़न क्या है एक्सेस कैपेसिटी का,
अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं कि हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नॉर्मल प्रॉफिट्स मिलते हैं, इन्होंने यही ज़्यादातर लिखा है। लेकिन द रीज़न एक्सेस कैपेसिटी बीइंग इज़ दैट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में क्या होता है, फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता, एक तो क्या होता है सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है, ना ही उनको लॉस हो रहा होता है ना ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एम सी इज इक्वल टू एम आर होता है। द LAC कर्व इज नाइदर अबव AR कर्व और बिलो इट, क्यों, क्योंकि वो टेंजेंट ही हो जाती है, ना ही उसके नीचे है ना ही उसके ऊपर है। इन अदर वर्ड्स एट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम पॉइंट एवरेज रेवेन्यू कर्व इज टेंजेंट टू LAC, बट सिंस इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एवरेज रेवेन्यू कर्व स्लोप डाउनवर्ड। ये बच्चे देखो ऐसे ही लिखा गया, ये हमें चीज़ें पता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, AR कर्व आपकी डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व डाउनवर्ड स्लोप करती है एट आउटपुट दैट आर लेस दैन द ऑप्टिमम लेवल। It follows that output produced by the firm in long run equilibrium must be less than the optimum output, ठीक है ना। आपकी optimum output जो आनी थी उससे प्रोड्यूसर्स क्या है, कम प्रोड्यूस करवा रहे हैं। क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि वो अपने अच्छे तरीके से यूजेज नहीं कर पाते, अपनी कैपेसिटी का अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करवा रहे हैं, हैंस क्या हो जाता है, एक्सेस कैपेसिटी अक्कर हो जाती है। बिल्कुल सीधी सी बात है। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का या अपनी कैपेसिटी का अच्छे से आप लोग यूज़ नहीं करोगे, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा बच जाता है। वो जो बचा हुआ हिस्सा है जहाँ पर आप और भी प्रोडक्शन करवा सकते थे, एवरेज कॉस्ट को और भी कम कर सकते थे, उसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एक्सेस कैपेसिटी का। इज एक्सेस कैपेसिटी वेस्टफुल। अब डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने इनके बारे में डिफरेंट व्यूज़ दे रखे हैं। क्या सच में जो एक्सेस कैपेसिटी निकल कर आई है वो वेस्टफुल है? सो इट इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल वेदर एक्सेस कैपेसिटी वेस्टफुल और नॉट। सम इकोनॉमिस्ट बिलीव, कुछ कहते हैं कि एक्सेस कैपेसिटी लीड्स टू ओवर क्राउडिंग ऑफ द ग्रुप सिंस ईच फर्म प्रोड्यूस स्मॉलर दैन ऑप्टिमम आउटपुट, more firms can exist under these circumstances than if there were no excess capacity। अब इसका क्या मतलब है, कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि एक्सेस कैपेसिटीज में क्या होता है, बहुत सारी फर्म्स इन्वॉल्व हो रही होती है ग्रुप में, और हर फर्म क्या करती है, अपने ऑप्टिमम लेवल से थोड़ा थोड़ा ही हिस्सा बनाती है। मोर फर्म एग्जिस्ट करती है इन सिचुएशंस में, क्योंकि उनको लगता है कि हम जल्दी से काम करें, अच्छी तरह से प्रोडक्शन वो करवाते नहीं हैं, तो बड़ा ही ग्रुप एक इसमें क्या है, ओवर क्राउडिंग हो जाती है ग्रुप में। दैन इफ़ देयर वर नो एक्सेस कैपेसिटी, अगर एक्सेस कैपेसिटी ना होती तो उनका कहने का मतलब ये था, एक्सेस कैपेसिटी अगर ना होती तो फर्म अपना यूटिलाइज अच्छे से तरीके से करती, ओवर क्राउडिंग थोड़ा कम हो जाती। दस देयर इज़ लाइकली टू बी सम ओवर क्राउडिंग। इस एक्सेस कैपेसिटी से वजह से क्या हुआ, ओवर क्राउडिंग हो जाती है। इसका मतलब इकोनॉमी में वेस्ट और इनएफिशिएंसी आ जाती है, क्योंकि हर फर्म क्या करती है, ऑप्टिमम लेवल से कम आउटपुट को प्रोड्यूस करवा रही है, जिसका मतलब वो अपनी चीज़ों का अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रही। तो कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि एक्सेस कैपेसिटी क्या होती है, वेस्टफुल होती है और इनएफिशिएंट होती है। प्रोडक्शन इज एट हायर कॉस्ट देन इज नेसेसरी because each firm is producing on the negatively sloped portion of the average cost curve. Moreover, firm's present capacity is not fully utilized, ठीक है ना, अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पा रही। अब है, some economists believe it to be wasteful, pointing out that the same output would be possible with the fewer firms, each producing a larger output. This would lower the unit cost of production since each firm would produce larger output at a less average cost. कुछ अब लोग क्या कहते हैं, उन्होंने बताया कि ये वेस्टफुल होती है, इनएफिशिएंट होती है, ठीक है, क्योंकि हम लोग उसका यूटिलाइज अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे। कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी बिलीव करते हैं इट टू बी वेस्टफुल, पॉइंटिंग आउट दैट द सेम आउटपुट, मतलब सेम जो टोटल आउटपुट प्रोडक्शन करवाई जा रही है, वुड बी पॉसिबल विद फ्यूअर फर्म्स, कि बहुत कम जरूरी नहीं कि ओवर क्राउडिंग में ही ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। कहते कुछ फर्म्स भी जब हो ना, तब भी वो क्या करती हैं, ऐसी आउटपुट को प्रोड्यूस करवाती हैं, ईच प्रोड्यूसिंग अ लार्जर आउटपुट, दिस वुड लोअर द। अब बहुत कम फर्म्स हैं, एक दो फर्म्स हैं, अब वो क्या है, एफिशिएंटली कई बार कहते हैं अपना काम करती है, फ्यूअर फर्म्स काम करती है। ज़रूरी नहीं कि ओवर क्राउडिंग में आपको एक्सेस कैपेसिटी देखने को मिले। फ्यू फर्म्स जो होती हैं वो कई बार क्या है, ज़्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस करवा देती हैं, जिस वजह से क्या होता है, यूनिट कॉस्ट अपने आप ही कम होना शुरू हो जाती है, सिंस ईच फर्म वुड प्रोड्यूस लार्जर आउटपुट एट अ लेस एवरेज कॉस्ट। इसकी वजह से
वो हर फर्म क्या है अपनी एवरेज कॉस्ट को कम करवा के भी लार्जर आउटपुट को गेन कर सकती है। मतलब ये इकोनॉमिस्ट के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ है, इसमें हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो लिख नहीं सकते। ये अभी तक यही देखा गया है कि एक्सेस कैपेसिटी, इन्होंने ज़्यादातर ये कहा है कि इनएफिशिएंट है, वेस्टफुल होता है प्रोडक्ट्स का। तो कुछ फर्म्स ऐसी हो सकती हैं जो अच्छे तरीके से आउटपुट को प्रोड्यूस करवा ले, एवरेज कॉस्ट कम कर ले इस सिचुएशन पर आके भी। अब नेक्स्ट है ऑन द अदर हैंड, कुछ इकोनॉमिस्ट है जैसे कैल्विन लैंकास्टर, इन्होंने इस एग्रीमेंट मतलब जो भी हमने पीछे पढ़ा है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, दैट आर्ग्यूमेंट दैट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हमेशा ही वेस्टफुल हो। अब जो हम पीछे पढ़ के गए ना स्लाइड, उन्होंने ज़्यादातर ये बताया कुछ इकोनॉमिस्ट ने कि ये ज़्यादातर वेस्टफुल होती है, इनएफिशिएंट होती है, लेकिन कैल्विन लैंकास्टर ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया और ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये हमेशा वेस्टफुल ही हो। दे आर ऑफ द ओपिनियन दैट प्रोडक्शन ऑफ मोर डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। अब बच्चे कारण क्या है वैसे इसका वेस्टफुल का? इसका कारण ये होता है कि जो फर्म्स होती हैं ना, वो अलग अलग डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को बना रही होती हैं, जिस वजह से क्या है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाने की वजह से वो लोगों के डाइवर्स टेस्ट को पूरा कर पा रही हैं। अब उस चक्कर में क्या होता है कि चीज़ें पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पाती हैं, बहुत ज़्यादा फर्म्स होती हैं, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो सारी की सारी चीज़ों को पूरे अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें। तो कैल्विन लैंकास्टर कहते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट को सेटिस्फाई करवाते हैं एंड अकॉर्डिंगली कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को बढ़ाते हैं। इन दिस सिचुएशन लिप्से ने भी ये कहा है, द करेक्ट पॉलिसी इज नॉट टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स अंटिल ईच रिमेनिंग प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस एट इट्स लीस्ट कॉस्ट आउटपुट। Instead, to maximize consumer satisfaction, the number of differentiated products should be increased until the gain in consumers' satisfaction from an increase in diversity equals the loss from having। अब इन्होंने क्या बताया है मैं आपको बता देती हूँ। बच्चे ये कहते कि करेक्ट पॉलिसी ये नहीं है कि हम क्या कर दें, नंबर ऑफ फॉर्म्स को रिड्यूस करवा दें। अब पीछे हमने पढ़ा, उन्होंने क्या कहा कि नंबर ऑफ फॉर्म्स अगर रिड्यूस करवा दी जाए ना, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं, ऐसी फर्म्स हैं जो क्या कर सकती है कि एवरेज कॉस्ट को कम कर सकती है। उनका कहने का मतलब क्या था कि फर्म में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना आएं, ज़्यादा लोग आएंगे तो एक्सेस कैपेसिटी बढ़ेगी, मतलब इनएफिशिएंसी होगी, यूटिलाइजेशन अच्छे तरीके से नहीं होगी। लेकिन लिप्से का ये कहना था कि कहते करेक्ट पॉलिसी ये नहीं है कि आप नंबर ऑफ फर्म्स को रिड्यूस करवा दो। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर ही ये है कि हमें डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को बनाना है। अगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को बनाना है तो बहुत सारी फर्म्स का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। सो हम रिड्यूस नहीं करवा सकते फॉर्म्स को अंटिल ईच रिमेनिंग प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस, लेकिन वो अपने तरीके से क्या है हर प्रोडक्ट को अपनी लीस्ट कॉस्ट पे ही बनाने की कोशिश करते हैं ताकि कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को बढ़ा सकें वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को बनाकर, क्योंकि इससे क्या होता है कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन बढ़ती है। फ्रॉम एन इंक्रीज इन डाइवर्सिटी इक्वल द लॉस फ्रॉम हैविंग। अब इनका ये कहना था जैसे सॉप वगैरह है तो ब्रीज का आ गया, लक्स का आ गया, कोई और आ गए, तो इससे क्या होता है लोगों की ना सेटिस्फेक्शन बढ़ती रहती है। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को देखकर ना या एडवर्टाइजमेंट वगैरह को देखकर लोगों की सेटिस्फेक्शन बढ़ती रहती है। अब लोगों की सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी तो मतलब डिमांड इकोनॉमी में क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो डिमांड जो इकोनॉमी में ज़्यादा हो रही है उसका ही जो हमें थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है, किससे कि हम कैपेसिटी को अच्छी तरीके से यूज़ नहीं करवा पा रहे, तो वो लॉस के इक्वल ही हो जाती है। मतलब इंक्रीज इन डाइवर्सिटी इक्वल्स द लॉस फ्रॉम हैविंग टू प्रोड्यूस ईच एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एट द हायर कॉस्ट। तो आप क्या करते हो कि ये जो आपका थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि हायर कॉस्ट पे बनाया जा रहा है कुछ भी है, तो ये लॉस कंपनसेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए हम डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिस वजह नई नई फर्म्स एंटर करती है इंडस्ट्री में, तो कहीं ना कहीं एक्सेस कैपेसिटी वाली चीज़ देखने को मिलती है। उसने कहा ये होनी भी चाहिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही है, तो हम डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट वाली इंडस्ट्री को निकाल नहीं सकते हैं।
अच्छे तरीके से फर्म्स काम करें, अपने तरीके से वो क्या करें, हर एक प्रोडक्ट को अपनी लोअर कॉस्ट पे बनाने की कोशिश करें। तो एक्सेस कैपेसिटी का कोई इस पर मतलब चक्कर नहीं होता है। वो डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बनाएं और वैसे ही क्या है बनाते रहें, क्योंकि उनसे कंज्यूमर को एक तो सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, ऊपर से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में उनसे प्रॉफिट भी बढ़ता है। मैंने आपको कल बताया था ना कि वहाँ पे प्राइस वो ज़्यादा लेने की कोशिश की वजह से एक्सेस कैपेसिटी कहीं ना कहीं सिचुएशन देखने को मिलती है, तो प्राइस बढ़ गया। दैट मीन्स कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाला है उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये चीज़ें अच्छी हैं। तो एक्सेस कैपेसिटी वेस्टफुल नहीं है। दस वी मे कंक्लूड दैट एक्सेस कैपेसिटी इज़ नॉट नेसेसरली वेस्टफुल। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। आप ये नहीं लिख सकते कि एक्सेस कैपेसिटी इज़ वेस्टफुल, ये आपका कंक्लूजन नहीं हो सकता। उन्होंने कहा नॉट नेसेसरी, कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही एक्सेस कैपेसिटी वेस्टफुल हो, कई ना कई बार होती है, लेकिन कहीं जगहों पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाले डाइवर्सिफिकेशन लाने की वजह से, डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स लाने की वजह से एक्सेस कैपेसिटी कर भी लें तो उनमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको वैसा ही प्रॉफिट होगा और कंज्यूमर्स को भी गेन होगा, क्योंकि उन्हें डाइवर्स चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आई नो थोड़ा सा ये चीज़ कंफ्यूजिंग है, बट आप अपने तरीके से लिख दीजिए कि एक्सेस कैपेसिटी के लिए कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि ये इनएफिशिएंट है। ठीक है, इसकी वेस्टफुल ज़्यादा होती है। जो हमने पीछे वाली स्लाइड पढ़ी है उनका यही कहना था। अब जो नए आए हैं कैल्विन लैंकास्टर और लिप्से का कहना है कि ये ज़रूरी नहीं वेस्टफुल हो। लोग नई फर्म्स एंटर करना चाहती हैं इंडस्ट्री में, वो कहीं ना कहीं मतलब अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाती, लेकिन उससे कोई चक्कर नहीं है। कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन तब भी क्या है बढ़ती रहती है। तो ज़रूरी नहीं है, मैं बार बार आपको यही वर्ड बता रही हूँ क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो कैच करनी होती हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि एक्सेस कैपेसिटी हमेशा वेस्टफुल हो। क्लियर है? आप कंक्लूजन में ये लिख सकते हो कि कई बार ये वेस्टफुल हो सकती है, लेकिन कई बार ये चीज़ वेस्टफुल नहीं होती है। दिस इज़ नॉट नेसेसिटी दैट एवरी टाइम एक्सेस कैपेसिटी इज़ अ वेस्टफुल। तो ये आपका इसका कंक्लूजन हो जाएगा। आई होप अब आपको अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम सेलिंग कॉस्ट का करेंगे, जो आई थिंक आपका लास्ट टॉपिक है। उसके बाद तो कंपैरिजन है मोनोपोलिस्टिक वगैरह, मोनोपोली में परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोलिस्टिक में, तो वो उससे कवर हो जाएगा आपका ये चैप्टर। अगर कोई भी डाउट है, कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं या फेसबुक पेज पे जो मैंने लिंक प्रोवाइड किया है वहाँ पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।